कोरोना महामारी के दौरान सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी हर रोज नया ओवैसी की छवि मुस्लिम समर्थक और मुस्लिमों के हाथ में। धमाके की जगह से जो उपकरण बरामद हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र का पहला दिन बवाल। पंजाब में पावर के खेल में बिजली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग में अखिलेश यादव और मायावती दोनों की अपने वोट बैंक पर भरोसा। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके पक्के सबूत हाथ में लगे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ऐसी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान की शह पर ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया ऐसा पहला चैनल है जो सिलसिलेवार तरीके से इस धमाके से जुड़ी सारी कड़ियों को जोड़ते हुए सारे सबूत दिखा रहा है। बीते शनिवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले का नया तरीका जब सामने आया तो हर किसी को उसके पीछे पाकिस्तान और उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों की साजिश का शक माना गया कि 5 मिनट के अंदर 2 विस्फोटों के जरिए पार्किंग एरिया में खड़े हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने की साजिश थी। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि देश के किसी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले के पीछे कौन था, ड्रोन अटैक की साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। एनआईए ने ड्रोन हमले को आतंकी हमला मानकर जांच शुरू कर दी। न्यूज़ 18 ने भी इस हमले की पड़ताल शुरू की। इस पड़ताल के दौरान जब न्यूज़ 18 के हाथ विस्फोटक की तस्वीरें लगी तो कई सवालों के जवाब मिलते चले गए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो विस्फोट के बाद मौके पर मिले बम के टुकड़े। जांच एजेंसी ने बम के ऐसे टुकड़ों की बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि विस्फोट मेटल के खोल में भरे हुए थे। इनमें भरे विस्फोटकों में जो मेटल के टुकड़े थे उनके साइज बराबर थे और ये बेहद नुकीले थे। बॉल बेयरिंग की तरह दिखने वाले इन टुकड़ों को बेहद खास विस्फोटक यूनिट में बारूद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। मौका वारदात से जो चीजें मिली वह आम नहीं थी, लिहाजा जांच एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। तफ्तीश के मुताबिक ये जो एक्सप्लोजिव तैयार किए गए थे पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तैयार किए गए थे। मौके पर मिले सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों के दावे को मानने की पुख्ता वजह है। एनआईए को विस्फोटों की जांच में आरडीएक्स होने के सबूत मिले। जानकारी के मुताबिक धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया। यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो आरडीएक्स रखा गया था। जिस तरह इस हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते देखे जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में हमले के लिए आरडीएक्स कहां से आया होगा। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इन टुकड़ों की तफ्तीश में पता चला है कि विस्फोटकों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को की जाती है। हमले में आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के शुरुआती आकलन के मुताबिक ये आर्मी एक्सप्लोजिव है और विदेश में ही इसके मिश्रण को तैयार किया गया। इसलिए शक की सुई सबसे पहले पाकिस्तान की ओर ही जा रही है और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने ये विस्फोटक तैयार किया। डिवाइस बनाई गई थी, ये एक्सप्लोजिव डिवाइस किसी फैक्ट्री में बनी है और ये वही फैक्ट्री बना सकती है जो आमतौर पर ज़्यादा करके अगर हमने साउथ एशिया का सीन देखा है तो ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं। तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो ये जो एक्सप्लोजिव बनी है ये पाकिस्तान की किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी होगी। धमाके की जगह से जो उपकरण बरामद हुए हैं, जो अवशेष बरामद हुए हैं, उनको आगे के मेटलर्जी टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि कौन कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ था धमाके में। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कितनी सुनियोजित तरीके से विदेशी पैटर्न पर यह साजिश रची गई थी। बहरहाल साजिशकर्ता कौन कौन थे, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान अपनी राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की जासूसी करा रहा है। खबर है कि 26 जून की रात को इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया था। भारतीय उच्चायोग में मंडराता हुआ ड्रोन खतरे की घंटी था, क्योंकि 26 जून की रात को ही करीब 2 बजे जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से धमाके किए गए, जिसमें एक इमारत को नुकसान हुआ और 2 जवान घायल हुए। हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन उड़ाना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इससे साफ है कि पाकिस्तान उच्चायोग की जासूसी करा रहा है। भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने बताया
कि 26 जून की रात को करीब 10:15 पर ड्रोन देखा गया। ड्रोन हाई कमीशन के उस इलाके में देखा गया जहां कर्मचारियों और अधिकारियों के घर हैं। अधिकारी के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब हाई कमीशन में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियों की रिहर्सल चल रही थी। भारत ने इस मामले की पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से कड़े शब्दों में शिकायत की है। उच्चायोग ने ड्रोन के जरिए जासूसी पर कड़ा एतराज जताया है। शिकायत में कहा गया है कि ड्रोन से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरा है, साथ ही राजनयिकों के परिवार पर भी खतरा है। उच्चायोग ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा करके जिनेवा संधि का उल्लंघन कर रहा है। Look, regarding the Jammu Air Force Station case, the investigation is in progress. As far as terrorism and terror financing is concerned, we have a zero tolerance policy. विदेश मंत्रालय भी इस मामले पर पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे चुका है। जैसे ही इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया, इसकी जानकारी उच्चायोग के द्वारा नई दिल्ली को दी गई, लेकिन इसके 4 घंटे के बाद पाकिस्तान की सीमा से 14 किलोमीटर दूर जम्मू के एयरफोर्स पर ड्रोन धमाके किए गए। इसकी जांच NIA कर रही है, लेकिन पता चला है कि ड्रोन पाकिस्तान की सीमा से उड़ाए गए और इसके तार लश्कर से जुड़े हुए हैं। बिहार को दहलाने की साजिश रचने वालों की एक चूक की वजह से ट्रेन में बड़ा धमाका होने से बच गया। जब ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश का ताना बाना पाकिस्तान और लश्कर ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन दहशतगर्दों की एक चूक की वजह से ये प्लान सफल नहीं हो पाया। बता दें कि यह खुलासा दहशतगर्दों ने NIA की पूछताछ में किया है। इस मामले में हैदराबाद से NIA ने 2 अहम किरदारों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पटना लाया गया और पटना में कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी को तमाम आरोपों को सबूत के साथ साबित करना है, इसलिए हैदराबाद से इन आरोपियों को पटना लाया गया। NIA की टीम आरोपी इमरान मलिक और नासिर मलिक को लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकलती। उससे पहले ही सुरक्षा के लिए ATS के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा नजर आया। जांच एजेंसी मीडिया की भीड़ से इमरान और नासिर को बचाते हुए सीधे ATS के दफ्तर पहुंची। ATS के दफ्तर में इमरान और नासिर से NIA की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ के साथ ही दोनों की कोर्ट में पेशी के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की गई और अब तक मिले सबूतों के आधार पर दस्तावेज तैयार किए गए। दस्तावेज तैयार होते ही दोनों को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया। इन औपचारिकताओं के पूरा होने का इंतजार जांच एजेंसियों को था। कोर्ट से रिमांड मिलते ही NIA दोनों आरोपियों इमरान और नासिर को लेकर पूछताछ के लिए निकल गई। दोनों भाइयों ने NIA की पूछताछ में जो खुलासे किए, उसमें आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान और लश्कर का हाथ सामने आ गया। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने NIA से पूछताछ में मान लिया कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। खूंखार आतंकी हाफिज सईद के गुर्गों के इशारे पर दोनों ने ट्रेन में पार्सल के जरिए धमाके को अंजाम दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नासिर ने कबूल किया है कि उसी ने केमिकल बम बनाए। बताया गया कि नासिर को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग मिली। दरभंगा धमाके की साजिश तैयार होने के बाद उसे बम बनाने का काम मिला। बम बनाने का तरीका बताने वाला एक वीडियो उसे पाकिस्तान से मोबाइल फोन पर भेजा गया। इसके अलावा लश्कर के गुर्गे इकबाल खाना ने नासिर को बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद नासिर से एक चूक हो गई। नासिर ने NIA को बताया कि उसका मकसद टाइम बम बनाना था। इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था। ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिले और कितनी देर में मिले, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते। ऐसा होते ही धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज ही रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया। लेकिन हार्डबोर्ड की वजह से ऐसा नहीं हुआ और दरभंगा पहुंचने के बाद जब पार्सल को बाकी सामान के साथ ट्रेन के बाहर फेंका गया, तब जाकर ये धमाका हुआ। यानी इस हार्डबोर्ड को जलने में उनकी उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। एक दिन पहले जब NIA की टीम ने इमरान और नासिर के ठिकाने पर छापे मारे थे, तो वहां से भी उन्हें IED बनाने का सामान और बम बनाने से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। यही नहीं, जांच एजेंसी को मोबाइल फोन सहित कुछ डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। इस पूरी साजिश के सामने आने के बाद इमरान और नासिर के शामली वाले घर पर सन्नाटा है। घर के बाहर ताला लटका है और उसके दोनों भाई और पिता परिवार के साथ कहीं बाहर चले गए। इमरान और नासिर के पिता मूसा खान फौजी रह चुके हैं और बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में हुई जंग में भी हिस्सा लिया था। बेटे पे लगे गंभीर आरोपों से मुंह छिपाने के लिए परिवार भागा भागा फिर रहा है। भूतपूर्व सैनिक के घर से
देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी निकले तो पिता की मनोदशा को समझा जा सकता है। इस मामले में इमरान और नासिर की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए की गिरफ्त में शामली के 2 संदिग्ध भी आ गए हैं और अब धीरे धीरे दरभंगा ब्लास्ट की तमाम कड़ियां खुल रही हैं और तमाम राज भी सामने आ रहे हैं। सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को धर्मांतरण के पीछे की साजिश के कई सुराग हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों को साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला है और ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, धीरे धीरे सारे रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है। अब तक गिरफ्तार 6 लोगों से इस साजिश की कड़ियाँ जुड़ती जा रही है। वहीं उमर गौतम के बाद सलाहुद्दीन ही साजिश की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। विदेशी फंडिंग हो या ब्रेन वॉश करने का तरीका, सलाहुद्दीन पर शिकंजा कसते ही साजिश के तहत धर्मांतरण का राज अब बेनकाब हो रहा है। एक दिन पहले गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की टीम सलाहुद्दीन को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां सलाहुद्दीन का सामना बाकी आरोपियों से हुआ। बताया गया कि अलग अलग पूछताछ में मिली जानकारियों को जोड़ने के लिए सभी 6 आरोपियों यानी उमर गौतम, जहांगीर कासिम, सलाहुद्दीन, इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को एक कमरे में लाया गया। फिर इन सभी 6 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में हवाला कारोबार से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने विदेशी फंडिंग से लेकर ब्रेन वॉश करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। अब तक की जांच में सामने आया कि इरफान शेख और राहुल भोला को मुकबदिर बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जबकि सलाहुद्दीन का काम हवाला के जरिए जरूरत पड़ने पर पैसे उपलब्ध कराना था। आरोप है कि उमर गौतम की निगरानी और आदेश पर ही धर्मांतरण का पूरा गोरख धंधा चलता था। वहीं बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों से जांच एजेंसियों को कई अहम सबूत मिले हैं। चूंकि यूपी एटीएस को सलाहुद्दीन को लेकर कई पुख्ता जानकारियां मिली थी, इसलिए एक दिन पहले गुजरात पुलिस के साथ मिलकर यूपी पुलिस वडोदरा स्थित उसके घर, एनजीओ के दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर सुराग और सबूतों के लिए भागदौड़ करती दिखी। जांच एजेंसी को सलाहुद्दीन के ठिकाने से इसका मोबाइल फोन, आईपैड, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई सबूत मिले हैं। यूपी एटीएस को सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट फरीद सैयद से भी कई सुराग मिले हैं। एटीएस इस मामले में सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट को गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सलाहुद्दीन ने उमर गौतम को पैसे भेजने की बात कबूल की है। सलाहुद्दीन से हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख रुपए मिलने का खुलासा हुआ है, यानी सलाहुद्दीन अब तक 42 लाख रुपए उमर गौतम को हवाला से भेज चुका था। हवाला के जरिए यूपी पैसे भेजे जाने की जानकारी सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट फरीद को भी थी। जांच एजेंसी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रही है कि धर्मांतरण गैंग को हवाला के जरिए लंबे समय से पैसे मिलते रहे हैं। यही वजह है कि सलाहुद्दीन के अकाउंटेंट के साथ ही हवाला कंपनियों के लोगों को भी गवाह बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जांच एजेंसी सलाहुद्दीन के मोबाइल फोन और आईपैड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। यूपी एटीएस को उम्मीद है कि सलाहुद्दीन के फोन और आईपैड से कई राज बाहर आ सकते हैं। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग के तार विदेश के अलावा देश के कई हिस्सों से जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस को शक है कि उमर गौतम के 2 और सहयोगी वडोदरा में हो सकते हैं। ऐसे में संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में इतना तय है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई लोगों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। यूपी समेत देश के कई राज्यों में धर्मांतरण के बीच यूपी के लखनऊ से सनसनी फैलाने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि एक परिवार की 2 बेटियों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और अब अपने परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रही हैं। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि वो घर में पूजा नहीं करने देती, साथ ही वो लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डालती हैं। अब माँ और भाई ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। आंसुओं से अपने दिल के दर्द को बयां करती ये वो माँ है जो अपनी बेटियों की वजह से टूट गई। एक तरफ बेटियों के साथ रहते हुए भी दूर हो जाने का दुख, तो दूसरी तरफ धर्म बदलने का दबाव। ये आरोप इसी माँ के हैं जो कहती हैं कि उनकी 2 बेटियों ने पहले तो खुद का धर्म बदलकर मुसलमान बन गई और अब पूरे परिवार पर धर्म बदलने का दबाव बना रही हैं। महिला के आरोप के मुताबिक दोनों बेटियों ने घर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी, भगवान के सामने जलने वाले दीपक बुझा दिए। यही नहीं, अब वो अपनी माँ और भाई को मकान से निकालकर वहाँ मस्जिद बनवाना चाहती। वो लोग कहती है मुसलमान बन जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा, सब भोगोगे, सब मर जाओगे। कहते हैं यहाँ पे शमशान बना देंगे, मस्जिद बनवाएंगे, सबको एक लाइन से शमशान बना देंगे, मस्जिद बनेगी यहाँ पे।
आरोप है कि उसी दिन से दोनों बेटियों ने घर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। परिवार वालों पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगी। दोनों बेटियों पर मां ने आरोप लगाया कि वो घर में किसी को पूजा पाठ नहीं करने दे रही। परिवार का आरोप है कि दोनों लड़कियों में धर्म से संबंधित ये बदलाव तब आया जब वो कुछ मुस्लिम युवकों के संपर्क में आए। जी जबरदस्ती करती ना करो तो मारती थी। और क्या नमाज कहाँ पढ़ने के लिए कहती थी? यहाँ भी पढ़वाती थी, वहाँ भी पढ़वाती थी अपने कमरे में। मस्जिद की भी बात करती थी और कहती थी मस्जिद भी जाके पढ़ा करो नमाज। वो छोटी वाली तो बहुत पहले से सर हो चुकी है, मुसलमान वो हो चुकी है। अच्छा। हाँ, बड़ी वाली की तो शादी हो गई, लेकिन इधर बीच वो भी उन्हीं से जुड़ गई है। तो कौन लोग आते हैं, कौन लोग उनको भड़काते हैं? धर्म परिवर्तन कैसे कर लिया उन्होंने? कुछ लोग होंगे ये लोग हैं किसी के संपर्क में हैं। किसी के संपर्क में? हाँ, मुस्लिम फैमिली? हाँ, मुस्लिम फैमिली। नाम हम पता आपको उन लोगों का? कौन है वो? अकरम है। हाँ, शरीफ है, अकरम है, ये लोग हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक दोनों लड़कियों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव तब बनाना शुरू किया जब उनके पिता की मौत हो गई। बताया जाता है कि लड़कियां कॉलेज जाती थी, जहां से वो मुस्लिम लड़कों के संपर्क में आई और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और बाद में उन्होंने ये बताया कि वो नीतू और तृप्ति से तमन्ना और नाजिया बन गई हैं। पीड़ित के मुताबिक पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ है। रोती बिलखती मां का कहना है कि गोमती नगर पुलिस थाने में शिकायत के करीब 1.5 महीने बाद भी न तो पुलिस जांच के लिए घर पहुंची है और न ही मामला दर्ज किया है। जो ये सब हो रहा है, आपने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। ये लोग जो थाने जाके पैसे दिया थी नहीं आने देती हैं। नहीं आने देती। न्यूज 18 की टीम ने इस मामले में आरोपी दोनों लड़कियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़कियां अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। नॉक भी किया, कोई अंदर है तो बाहर आ सकता है, हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो। हैरान करने वाले इस मामले में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि धर्म परिवर्तन की साजिश के तहत इस परिवार को निशाना बनाया गया है। मूर्तियां तोड़ दी और कहा नमाज पढ़ो। एक बार इनसे नमाज भी छोटे वाले भाई से पढ़वाई, और उसके अलावा इनके जितने डॉक्यूमेंट हैं, ज्वेलरी है, बर्तन है, और देख रहे हैं आप 4 कमरों पे पूरा कब्जा करके बैठी हुई हैं। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो ये घर छोड़ के आप जाइए। इनको मारना पीटना, जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, पूरा लालच के द्वारा किया गया धर्मांतरण, प्लस ये जो 4-5-6 जने और इनके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है, ये काफ़ी गहरी साजिश में हो सकती है। इसकी पूरी जांच ATS को करनी चाहिए। हिंदू जागरण मंच ने मामले की जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। धर्म परिवर्तन का दबाव झेल रहा ये परिवार अब अपने ही घर में खौफ के साए में जी रहा है। दोनों लड़कियों ने धर्म परिवर्तन के बाद जिस तरह मकान कब्जा करने की कोशिश की है, उसके बाद परिवार को डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATF देश भर में छापेमारी की रही है, लेकिन लखनऊ में जब धर्मांतरण का पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं की और गंभीरता से जांच नहीं की। धर्मांतरण से इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच या हिंदूवादी संगठन भी सामने आए। उनका कहना है कि इसमें भी धर्मांतरण के रैकेट की साजिश हो सकती है, लिहाजा पुलिस को इस एंगल से जाँच करनी चाहिए जिससे धर्मांतरण के गैंग का पर्दाफाश हो सके। पंजाब में पावर के खेल में बिजली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जिस बिजली के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी घेर रहे थे, उसी मुद्दे पर अब सिद्धू भी हमलावर हैं। दरअसल पंजाब में बड़ा पावर क्राइसिस यानी बिजली संकट चल रहा है, और इस मसले पर विरोधियों के साथ साथ अब सिद्धू ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध दिया है। यानी साफ है कि पंजाब में पावर गेम के दौरान पावर कट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पावरफुल झटका दिया है। पंजाब में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की घेराबंदी हो रही है। अकाली दल ने पंजाब के कई शहरों में हाथों में पंखा लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने लुधियाना में प्रदर्शन करके बिजली संकट दूर करने की मांग की। विरोधी दलों के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बिजली संकट पर अपने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ ट्वीट किया। सिद्धू ने लिखा कि बिजली संकट से निजात पाने के लिए इस तरह के कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री समय रहते सही कदम उठाते तो उन्हें दफ्तरों का समय बदलने और AC बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा सकती थी। बादल सरकार ने 3 प्राइवेट प्लांट के साथ समझौते साइन किए थे, लेकिन आज तक इस एग्रीमेंट के गलत नियमों के कारण हम 5,400 करोड़ रुपए दे चुके हैं और पंजाब के लोग 65,000 करोड़ रुपए फिक्स चार्ज के रूप में दे देंगे।
सिद्धू ने ट्वीट इसलिए किया क्योंकि पंजाब में बिजली संकट की वजह से अमरिंदर सरकार ने इमरजेंसी के तौर पर कुछ फैसले फौरन लागू करने के निर्देश दिए, जिसके तहत सरकारी दफ्तर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में एसी नहीं चलाया जाएगा। 100 किलोवाट से ज्यादा वाले उद्योग 2 दिन बंद रहेंगे। बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ने से कटौती करनी पड़ रही है। पंजाब सरकार ने कहा है कि हम अपील कर रहे हैं कि घरों में एसी कम चलाएं। बिजली की समस्या 2 से 3 दिनों में दूर हो जाएगी। इतना बढ़ जाएगा लोड तो वो मसला हल हो जाएगा। थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाहर से भी खरीद कर ली है, पैसे भी उनको सब मिल गए हैं। मेरा ख्याल 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बिजली के सब्सिडी का बिल बचाने के लिए जहां उन्होंने सारे सरकारी थर्मल प्लांट बंद कर दिए, बंद करके बिजली खत्म करती कि जब बिजली की खपत नहीं होगी तो सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। अपने फार्म हाउस में जो 60 एसी चला रहे हैं, उधर लोगों के पखी और बत्ती तक बंद करी हुई है। और शर्मनाक क्या बात हो सकती है। किसी भी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन सिद्धू ने जिस तरह मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की है, उससे कैप्टन और सिद्धू के बीच पावर की जंग नए सिरे से शुरू हो सकती है। क्योंकि सिद्धू बिजली के जिस मुद्दे पर कैप्टन को घेर रहे हैं, उस मामले में वो खुद भी गिर सकते हैं। आखिर सिद्धू के खुद के घर का लाखों रुपए का बिजली बिल बाकी है। बिजली संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हैं, बल्कि एक के बाद एक नो ट्वीट करके उन्होंने उनको न केवल घेरा बल्कि दिल्ली मॉडल अपनाने की सलाह भी दे डाली। हालांकि सिद्धू के अपने बिजली बिल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू पर लाखों रुपए का बिल बकाया है। उनके घर का बिजली बिल करीब 8.25 लाख रुपए है, जो उन्हें बिजली विभाग को देना है। पंजाब बिजली विभाग के मुताबिक पिछले कई महीनों से सिद्धू ने बिजली का बिल नहीं भरा है। सिद्धू पर 8,67,540 रुपए बकाया है। कोरोना काल की वजह से पंजाब सरकार ने बिजली के बिल में लोगों को छूट भी दी थी, लेकिन सिद्धू की ओर से अब तक बिजली का बिल नहीं भरा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू का पिछले 10 महीने का 8,68,499 रुपए बिल बकाया है। उन तक की कार्रवाई की गई है। पता करके दस सकते की कार्रवाई हुई है। सिद्धू पर बिजली का लाखों रुपए का बकाया ये बताता है कि जिनके अपने घर शीशों के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बिजली संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हैं, बल्कि एक के बाद एक नो ट्वीट करके उन्होंने उनको न केवल घेरा बल्कि दिल्ली मॉडल अपनाने की सलाह भी दे डाली। हालांकि सिद्धू के अपने बिजली बिल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू पर लाखों रुपए का बिल बकाया है। उनके घर का बिजली बिल करीब 8.25 लाख रुपए है, जो उन्हें बिजली विभाग को देना है।